बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान के हवाले से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लास्ट जो लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा, पहले हमने फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिस्कस किया, उसके बाद हमने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस को डिस्कस किया, यूसुफ पटेल केस को डिस्कस किया, जिसमें इशू जो आया वो असेंट का था। अराउंड 46 बिल्स को असेंट नहीं थी और क्वेश्चन ये कोर्ट के सामने अराइज़ हुआ कि चूँकि इन स्टैचूज़ को गवर्नर जनरल की असेंट हासिल नहीं थी जब ये पास हुए थे, तो क्या ये एक वैलिड स्टैचू की हैसियत रखते हैं या नहीं रखते। और जिसमें जो है वो कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि चूँकि इनकी असेंट नहीं थी लिहाजा ये कवानीन जो हैं वो नल एंड वाइड हैं और इनको असेंट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कोर्ट ने जो उस वक़्त के जो गवर्नर जनरल थे ग़ुलाम मोहम्मद, उन्होंने जो अपनी एक कैबिनेट इस्टेब्लिश की थी और उसके ज़रिए उन्होंने उनके ज़िम्मे काम लगाया था कि जी आप एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करके लेके आएँ और कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे। उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग का जो इख्तियार है वो किसी कैबिनेट को, किसी मिनिस्टर को नहीं है, बल्कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को ही है इटसेल्फ। सो ओनली इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली हु कैन फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, हु कैन मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे फिर मसला ये बना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ब्रेक डाउन हो गया कंट्री में। कंट्री में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी क्योंकि पार्लियामेंट तो मौजूद ही नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली तो डिज़ोल्व कर दी थी गवर्नर जनरल थे, कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई नहीं था। और अब कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के लिए कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया था कि जी अब वो काम जो है वो सिर्फ आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ही कर सकती है, उसके अलावा कोई और बॉडी नहीं कर सकती। तो ये जो कोर्ट की आर्बिट्रेरी जो डिसीजंस थी और जो एब्स्ट्रैक्ट लीगल रीजनिंग थी मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, जिसने ये फाउंडेशन सेट की इस तमाम डिस्प्यूट के लिए और इस तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन के लिए, उसने एक ठीक ठाक किस्म का एक मसला जो है वो मुल्क में क्रिएट कर दिया। तो इसको फिर ओवरकम करने के लिए या इससे पहले जब कोर्ट ने गवर्नर जनरल की अथॉरिटी को रिवोक किया तो गवर्नर जनरल ने फिर एक रेफरेंस फ़ाइल किया कोर्ट में, फेडरल कोर्ट में। और उस रेफरेंस में जो गवर्नर जनरल साहब थे उन्होंने एडवाइस सीख की कोर्ट से कि अब उनको नेक्स्ट जो है वो उनका लीगल कोर्स क्या होना चाहिए। ये जो कवानीन मोर दैन 40 हैं, इनकी जो रेवोकेशन हुई है, इनको ज़ाहिर है मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को और लीगल मशीनरी को तो चलाना है ना, तो उसको कैसे जो है वो एक लीगल हैसियत दी जा सकती है और एक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इस हवाले से फेडरल कोर्ट हमें गाइड करे कि हम इस हवाले से क्या करें। तो उस वक़्त फिर जो है वो एक रास्ता निकालने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट नेसेसिटी जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, नज़रिया ज़रूरत भी जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और उस नज़रिया ज़रूरत के तहत फिर कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो हैं वो पावर्स जो हैं वो वो गवर्नर जनरल को ग्रांट की और उसको बाइख्तियार किया कि आप जो है वो इस हवाले से जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है उसका इलेक्शन हेल्ड करवाएं और एक सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली लेके आएँ और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो इन कवानीन को असेंट भी दे जो आप एब्रोगेट हो रहे हैं और वो नई कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के ऊपर भी काम करें। तो इस तरह से जी ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ज़रिए को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर जनरल जिसके एक्ट्स को कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी थी, उसी को फिर उसने ऑथराइज़ किया कि आप फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएं और नई कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो इलेक्ट करें, जिसके नतीजे में एक जो नई सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जिसको हम कहते हैं वो यूसुफ पटेल केस की वर्डिक्ट की रोशनी में जो है वो इलेक्ट हुई और कैबिनेट को कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग से रोक दिया गया।
13 अप्रैल को जी ये अपने दैट डिसीजन वाज मेड ऑन 13 अप्रैल एंड 2 days लेटर। कोर्ट ने ये डिसीजन 13 अप्रैल को दिया और उसके 2 दिन बाद जो है वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने बाई प्रोक्लेमेशन समन्ड ए 60 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट कन्वेंशन टू मीट ऑन 10 मई 1955। 2 दिन बाद ही उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जारी किया जिसके ज़रिए उन्होंने 60 मेंबर्स सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को समन किया। द कन्वेंशन वाज टू बी इलेक्टेड फ्राम द एग्जिस्टिंग, और यही था कि वो जो कन्वेंशन के जो मेंबर्स होंगे वो जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वहाँ से इलेक्ट होके आएंगे, जैसे कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में उनका इलेक्शन होता था। ये जो 60 मेंबर्स थे इनकी जो है वो इसमें कुछ रिज़र्व्ड सीट्स भी थी। यस, द टर्म फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूंट कन्वेंशन वाज maximum 6 months, and during this 6 months the convention was bound to produce a constitution, pass a constitution, और 6 माह के बाद ये जो कन्वेंशन था ये ऑटोमेटिकली जो है ये एक्सपायर हो जाना था। इसमें 60 जो सीट्स थी इनमें 7 जो सीटें थी वो नॉन मुस्लिम्स के लिए रिज़र्व की गई थी और बाकी जो सीटें थी वो ऐसे थी कि 30 सीटें ईस्ट पाकिस्तान को ग्रांट की गई। 16 seats were allocated to Punjab, 3 to KPK and 4 to Sindh. So we don't have seats in this Constituent Assembly for Balochistan. This is very important factor to note. इसके अलावा जो 7 सीट्स थी वो रिज़र्व रखी गई और गवर्नर जनरल ने कहा कि जी वो जो 7 सीटें हैं वो मैं रिज़र्व रखता हूँ बलूचिस्तान के लिए, फ्रंटियर स्टेट्स के लिए, खैरपुर के लिए, बहावलपुर के लिए और ट्राइबल एरियाज़ के लिए। और गवर्नर जनरल साहब ने ये अथॉरिटी अपने पास रख ली कि वो अपनी मर्ज़ी से इन 7 सीटों के ऊपर, रिज़र्व सीट्स के ऊपर, इन एरियाज़ से बिलोंग करते हुए लोग जो हैं उनको इस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर के तौर पर अपॉइंट करेंगे। इसके बाद ये जो प्रोक्लेमेशन है जिसकी हमने बात की, इसको गवर्नर जनरल साहब ने 2 दफ़ा फिर चेंज किया। पहली जो प्रोक्लेमेशन थी वो 15 दिनों के अंदर अंदर ही उन्होंने 2 प्रोक्लेमेशन जो हैं, 2 ऑर्डर जो हैं वो जारी किए। और फर्स्ट जो प्रोक्लेमेशन थी उसके ज़रिए उन्होंने कहा कि जी इसका जो इलेक्शन का जो मेथड है, क्योंकि वो पहले बयान नहीं किया गया था, वो वैसे ही होगा जो जैसा कि पहली कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का जो था उसके मुताबिक ही होगा। और दूसरा जो था जो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर था वो 27 अप्रैल को इन्होंने जारी किया और उसके ज़रिए इन्होंने अमेंडमेंट ये की कि अब जो है वो 80 मेंबर्स होंगे। पहले 60 थे और अब जो है उन्होंने कहा कि जी 80 मेंबर्स होंगे और उन 80 मेंबर्स की तकसीम ऐसे की कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए 40 होंगे जिनमें से 9 सीटें रिज़र्व होंगी नॉन मुस्लिम्स के लिए, 21 सीटें पंजाब के लिए होंगी जिनमें 1 सीट होगी नॉन मुस्लिम के लिए, 4 सीट्स वर रिजर्व फॉर NWFP एंड 5 सीट्स वर रिजर्व फॉर सिंध एंड 1 फॉर नॉन मुस्लिम इन सिंध। अच्छा, अब इसमें भी गवर्नर जनरल साहब ने तकरीबन 9 सीटें जो हैं वो उनकी एलोकेशन का इख्तियार, रिज़र्व सीटें जो हैं वो उन्होंने अपने पास रखी। 1 सीट उन्होंने बलूचिस्तान के लिए रखी, 1 बलूचिस्तान स्टेट्स यूनियन के लिए, 1 फ्रंटियर स्टेट्स के लिए, 2 बहावलपुर के लिए, 1 खैरपुर स्टेट के लिए, 3 ट्राइबल एरियाज़ के लिए और 1 कराची के लिए। अब ये जो कंपोजिशन थी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की, ये जो गवर्नर जनरल ने की, दिस वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एंड प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। सो पैरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। और ये जो था मामला, इसको थोड़ा सा फिर फेडरल कोर्ट ने रिवाइज़ किया। ये जो गवर्नर जनरल साहब ने जो स्टेप्स लिए, फेडरल कोर्ट ने 10 मई को उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि जी गवर्नर जनरल को ठीक है ये इख्तियार तो है कि वो असम्बली को समन कर सकते हैं, लेकिन कुछ करेक्शंस हम इस हवाले से कर देंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूंट कन्वेंशन नहीं है बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी। तो ये कन्वेंशन इसको ना कहा जाए बल्कि ये असम्बली है। दूसरा उन्होंने कहा कि द गवर्नर जनरल्स राइट टू डिसॉल्व असम्बली कुड बी डिराइव्ड ओनली फ्राम
if the Governor General wanted to dissolve this Constituent Assembly, it can only be done under the ambit of Government of India, Independence Act 1947. Apart from that, while exercising any other jurisdiction, the Governor General is not authorized to dissolve this Constituent Assembly. So this can only be originated from the Independence Act 1947. तीसरी बात उन्होंने कही कि जी गवर्नर जनरल का बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो नॉमिनेशंस दे इन रिज़र्व्ड एरियाज़ के लिए, जैसा कि हमने बात की बलूचिस्तान की, फाटा की, सिंध की, बावलपुर की, खैरपुर स्टेट की और ट्राइबल एरियाज़ की। बल्कि कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये इख्तियार जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को देते हैं, लेट इट समन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इलेक्शंस एंड द जनरल सीट्स. Once they are elected, once the Constituent Assembly is summoned, let it left to them to decide how they will allocate these reserved seats for these areas. तो ये एक बड़ा इसमें एक प्रिंसिपल डिसीजन जो है वो कोर्ट का इस हवाले से आया. अब इसमें जी अपने फिर ये जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है वो ये है कि इसमें फिर इलेक्शन होता है और इलेक्शन बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग और बड़ा ड्रामेटिक होता है. इसमें सेकंड असम्बली जो है कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, इसमें पार्टी पोजीशन जो है वो एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली इट हैज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड. इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग इट वाज होल्डिंग मेजॉरिटी सीट्स, बट in this assembly Pakistan Muslim League it lost most of its seats in East Pakistan. So the factual position was that out of 309 members in East Pakistan's provincial legislature, ईस्ट पाकिस्तान की जो अपनी जो आप कह लें कि जो सूबाई असम्बली थी और एक वेस्ट पाकिस्तान की थी, तो जो ईस्ट पाकिस्तान की जो असम्बली थी उसके जो 309 मेंबर्स थे उनमें से मुस्लिम लीग को सिर्फ 10 सीटें मिली और इसकी बुनियाद पे वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में सिर्फ एक सीट जो है वो हासिल कर सकी. और इसके अलावा अगर हम देखें कि वेस्ट पाकिस्तान में लीग कैप्चर्ड ऑल द मुस्लिम सीट्स फ्रॉम सिंध एंड NWFP इन द पंजाब. हाउएवर internal subdivisions prevented it from having the monopoly. It lost 3 seats to the descendant group led by Malik Feroz Khan Noon. तो ये जी इसमें फिर जो पार्टी पोजीशन जो आई कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में वो ये आई कि वेस्ट पाकिस्तान से इनको बहरहाल फिर सपोर्ट मिली और ये फिर भी एक मेजॉरिटी पार्टी जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो उनको ना मिल सकी जैसी कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में थी, लेकिन फिर भी ये एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर उभर के सामने आई और इसने 25 सीटें गेन की. यूनाइटेड फ्रंट जो था उसके पास 16 सीट्स आई, अवामी लीग के पास 12 सीट्स आई, नून ग्रुप के पास 3 सीटें थीं, पाकिस्तान कांग्रेस के पास 4 सीटें, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के पास 3 सीटें, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के पास 2 सीटें, इंडिपेंडेंट मुस्लिम्स के पास 1 सीट और अदर्स के पास 6 सीटें जो हैं वो आईं. और इस तरह से बाई एंड लार्ज एक सिंपल मेजॉरिटी वंस अगेन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिली. लेकिन इसमें जो बैक ड्रॉ है इन इलेक्शंस का वो ये है कि कम्यूनल डिफरेंसेस और टेरिटोरियल जो डिफरेंसेस थे ईस्ट पाकिस्तान के और वेस्ट पाकिस्तान के वो ज़्यादा खौफनाक सूरत में सामने आए. जैसे कि हमने बात की कि ईस्ट पाकिस्तान से की प्रोविंशियल असम्बली में से मुस्लिम लीग जिसको हम क्रेडिट देते हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पार्टी हु वाज बिहाइंड द स्ट्रगल फॉर दिस कंट्री, इट लॉस्ट the confidence of the people of East Pakistan. So we have to explore that what were the reasons behind this, how did it happen. तो लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हुई कि वहाँ से सिर्फ इनको 10 सीटें मिली और उसकी बुनियाद पे ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में ये सिर्फ एक सीट जो है वो लेके आए. तो जैसे कि हमने बात की कि इसका जो टर्म था वो मैक्सिमम 6 मंथ्स थी और अब गवर्नर जनरल जो है उसकी जो रिज़र्व सीट्स रखने का जो इख्तियार था वो जो है वो एब्रोगेट कर दिया था. इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हमें नज़र आती है गवर्नर जनरल के एक्ट्स एंड ओमिशन से
कि he is constantly trying to concentrate the powers in his own hand. He is trying to keep all those seats. He is trying to keep all decision making powers with him, instead of leaving things up to the institutions, let them to decide. He is trying to keep all these things under his hand. तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट इसमें बात जो है वो सामने आती है कि आप कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को इस्टेब्लिश करके फिर आप कहते हैं कि जी 10 सीटें मैं ख़ुद अपने पास रखूँगा और अपनी मर्ज़ी से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो ये यहाँ बहरहाल फेडरल कोर्ट ने जो है वो एक बड़ा एक रीज़नेबल जो है वो डिसीजन प्रोमलगेट किया, बजाय इसके कि फिर इस गवर्नर जनरल के एक्ट को रेटिफाई कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि जी नहीं जी, आप इसमें जो है वो आपका कोई रोल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जब मीट करेगी तो वो इसके हवाले से डिसाइड करेगी कि उसने इन ये जो रिज़र्व्ड सीटें हैं इन स्टेट्स के लिए उनको कैसे जो है वो करना है। अब इसका ये नतीजा हुआ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी, दिस वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेट ऑन 7 जुलाई 1955 and immediately passed the Validation of Laws Act of 1955, which legitimized the 38 acts of the first assembly. The Governor General Iskandar Mirza assented to these in October. तो ये असम्बली ने वो जो 38 लॉज का जो मसला था जो इनवैलिडेट हो गए थे in consequence of these legal debates and judgments and constitutional डिबेट्स वो इनवैलिड हो गए थे, उनको जो है वो असेंट दी गई, उनको वैलिडेट किया गया। और इसी तरह इस असम्बली ने फिर आगे जाके आपको जो है वो 1956 का जो है वो वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि विच वाज प्रोमलगेटेड ऑन 23 मार्च 1956 वो आप दिया है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हम इसको देखेंगे कि 1956 का जो है वो क्या फीचर्स थे, क्या प्रॉस थे, क्या कॉन्स थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।